तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है लास्ट लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। रिफ्लेक्शन खत्म हो चुके हैं, अब हम लोग रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। तो ये रिफ्रैक्शन बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छे से पढ़ना। चलो बिना कुछ बातें किए सीधा टॉपिक पे आते हैं और चर्चा करते हैं। तो बच्चों, रिफ्रैक्शन क्या होता है पहले ये जानने की कोशिश करेंगे आप लोग कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। तो मैंने कहा कि जब भी कोई लाइट, मेरे बच्चे, जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री करता है तो ये लाइट बेंड कर जाता है और इसी घटना को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री करेगा तो ये बेंड कर जाएगा और इस घटना को उन्हें नाम दे दिया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब कई सारी बातें उठता है कि यार ये मीडियम क्या है। तो सबसे पहले जानो ये मीडियम क्या है। तो मीडियम का क्या मतलब है? ऐसा मटेरियल जिसमें लाइट की वेलोसिटी अलग अलग होगा तो वो कहलाएगा अलग अलग मीडियम्स। मतलब मानो कि इस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी v1 है और इसमें लाइट की वेलोसिटी v2 है, तो मैं कहूंगा कि ये एक अलग मीडियम है और ये एक अलग मीडियम है। जैसे कि आप जानते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड होता है वो किसके बराबर होता है बच्चों? c/εr μr। ये बात आप जानते हो कि एप्सिलॉन r क्या है और म्यू r क्या है। ये कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी और ये है रिलेटिव परमिएबिलिटी। ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का और ये कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड का। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगा। तो भाई हम ये कहना चाहते हैं कि मानो इसमें लाइट की स्पीड अगर v1 है और इसमें भी लाइट का स्पीड v1 ही हो गया तो मैं कहूंगा कि कोई बेंड नहीं होता एंड लाइट ट्रेवल्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन। लेकिन प्रॉब्लम कब आया? जब यहां की वेलोसिटी ज्यादा हो गया यहां से, यहां या यहां की वेलोसिटी कम हो गया यहां से, तो लाइट बेंड कर गया। जैसे यहां पर देखो आप, ये घटना कब हुआ? जब v1 बड़ा था v2 से। जब एक हायर वेलोसिटी वाले मीडियम से लोअर स्पीड वाले मीडियम में एंट्री कर जाता है तो लाइट इधर बेंड कर जाएगा, नॉर्मल की तरफ झुक जाता है। या ऐसा भी देखा गया कि जब v2 बड़ा हो जाए बच्चों v1 से, मतलब इस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा था, इस मीडियम में लाइट की स्पीड कम था, तो ये मैं कहता हूं लो स्पीड से हाई स्पीड में जब आया था तो ये नॉर्मल से दूर भाग जाता था। ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं, ये जो चीजें देख रहे हैं आप, इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री करता है तो वो नॉर्मल से दूर भाग जाता है या पास आ जाता है और इसी घटना को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब अगला टर्म आता है मेरे बच्चे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आपको समझना पड़ेगा, कई फैक्टर्स होते हैं, कई फैक्टर्स हैं। अगला फैक्टर का नाम आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो समझना ध्यान से कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट किया गया म्यू से और इसको मैंने बोला कैसे? इट इज डिफाइंड एज द apparent velocity of light between two media बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करना। मान लो एक मीडियम है, ऊपर में मीडियम 1 और दूसरा मीडियम 2। मैंने कुछ ऐसे बोला बच्चों कि भाई एक लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में एंट्री करता है। इस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी v1 है और इस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी v2 है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे डिफाइन किया गया? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द apparent ratio of velocity of light between two media। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा वेलोसिटी। ये कहां से आया इसका चर्चा भी कुछ ही पल में हम लोग करेंगे कि एग्जैक्टली ये आया कहां से। तो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देख पा रहा हूं बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देख पा रहा हूं कि μ1 by μ2 is v2 by v1, μ1 by μ2 is v2 by v1। अब आपको चीजों को समझना पड़ेगा।
भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रिलेटिव टर्म था, नॉर्मली हम डिफाइन नहीं कर सकते एग्जैक्टली तो जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन होगा ना तो किसी न किसी के रिस्पेक्ट में, जैसे मैं कहता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो तुम कहोगे ना सर किसके रिस्पेक्ट में, तो मैं कहूंगा एयर के रिस्पेक्ट में, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर तो किसके रिस्पेक्ट में। तो जब भी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करोगे तो ध्यान रखना किसी न किसी मीडियम के रिस्पेक्ट में बातें होती है। क्लियर। तो जरा समझने की कोशिश करो, जब ऐसे फैक्टर्स आए थे तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि एक को रेफरेंस मान लेता हूं, तो वैक्यूम को रेफरेंस ले लिया गया भाई। और वैक्यूम को रेफरेंस इस प्रकार बोला, जरा ध्यान से सुनना, कि वैक्यूम के बारे में बोला कि वैक्यूम एक ऐसा मीडियम हो गया जिसमें लाइट की स्पीड सी के बराबर है, मतलब 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर है, और उस मीडियम में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा। ये एक रेफरेंस बोला गया, ये एक रेफरेंस था। अब जितने भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनाया गया सब इसी के रिस्पेक्ट में बनाया गया। देखना कैसे, मैंने कहा कि मानो कि ये वैक्यूम है और ये कोई मीडियम है, पता नहीं कोई भी मीडियम हो वैक्यूम के अलावा, इस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा, इस मीडियम में लाइट की स्पीड v होगा, इस मीडियम में लाइट की स्पीड c होगा। तो मैं जैसे कि जानता हूं कि μ1 बाय μ2 इज v2 बाय v1। सुनते जाना बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि μ1 बाय μ2 इज v2 बाय v1। μ1 का वैल्यू अगर हम बात करें यहां वाला, तो यहां का μ1 का वैल्यू 1 है, डिवाइडेड बाय म्यू पता नहीं किसका, यही तो पता करना होगा। और इस मीडियम में लाइट की जो वेलोसिटी होगा वो किसके बराबर होता है, सिखा रखा था मैंने, c अपॉन एप्सिलॉन r म्यू r डिवाइडेड बाय v1 का वैल्यू कितना है बच्चों, c के बराबर, तो c से c को कैंसिल कर दो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे डिफाइन आपने किया, एप्सिलॉन r म्यू r। ध्यान देना बहुत इंटरेस्टिंग बात, सुनते जा, अच्छे सुनना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे नीट के एग्जाम में या जेईई मेन के एग्जाम में। जेईई मेन का तो फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल मैं देखा हूं आते हुए, हर साल इस पर क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। एप्सिलॉन आर दे देगा, म्यू आर दे देगा, म्यू का वैल्यू पूछ लेगा। तो ध्यान देना म्यू का वैल्यू जो है वो है एप्सिलॉन आर म्यू आर। अब जरा सुनना ध्यान से, तुमने देखा कि जो म्यू का वैल्यू आया है वो आया है एप्सिलॉन आर म्यू आर। अब इसको मैं बोलूंगा रिलेटिव परमिटिविटी, इसे कहूंगा रिलेटिव परमिएबिलिटी। जब ये एप्सिलॉन आर और म्यू आर का वैल्यू पुट करोगे तो अलग अलग मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलते चले गए वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। जैसे मैं कहता हूं एयर का, एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो होता है 1.008 के आसपास, तो मैं इसको भी लगभग बोल देता हूं, मैं लगभग बोल दूंगा बच्चों 1। तब इसका मतलब ये हुआ कि वैक्यूम की बात करो या एयर की बात करो लगभग एक ही है और उसका वैल्यू 1 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा बच्चों 3/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो बच्चों इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 4/3। तो ये जितने भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा हूं मैं किसी न किसी के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं, ये ध्यान देना। जैसे मैं वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला तो तुम पूछो ना किसके रिस्पेक्ट में, तो मैंने कहा एयर के रिस्पेक्ट में या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, तो इतना वैल्यू है। ध्यान देना, है बहुत छोटी छोटी बातें लेकिन बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं। अब यहां पर तुम्हें एक दो बातें और समझना बहुत जरूरी है कि भाई इसको क्या पढ़ोगे, 9th-10th में पढ़ते थे ए म्यू बी, इसको क्या पढ़ोगे जल्दी बताओ। इसको पढ़ोगे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, और इसको कैसे लिखोगे, म्यू बी बाय म्यू ए, सॉरी म्यू ए बाय म्यू बी, म्यू ए बाय म्यू बी। फिर सुनना, मैंने ऐसे लिखा बी म्यू ए, ऐसे क्या पढ़ोगे इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। कैसे लिखोगे इसको, म्यू बी बाय म्यू ए। ध्यान देना, तो जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रिलेटिव टर्म है, तुम डायरेक्टली डिफाइन नहीं कर सकते हो।
जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए, बस मैंने कहा कि इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2 and water is 4/3, find refractive index of glass with respect to water। बहुत अच्छे से समझना, हमसे पूछा जा रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जा रहा है, लेकिन वाटर के रिस्पेक्ट में, अब हमें एयर के रिस्पेक्ट में या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में नहीं पूछ रहा है। तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों? म्यू जी डिवाइडेड बाय म्यू डब्ल्यू। अब ये जो म्यू जी है वो क्या है? एयर के रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। म्यू डब्ल्यू क्या है? एयर के रिस्पेक्ट में। तो ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज 3/2, और ये क्वेश्चन में गिवन है बच्चों 4/3। तो मुझे बता दो कितना वैल्यू आया? 9/8। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आएगा तो हम ऐसे ही बनाएंगे। अब छोटी छोटी बातें हमें और समझना होगा कि भाई जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। अब यहां पर समझने की कोशिश करना बच्चों कि जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिवली हाई होता है उसे हम कहते हैं डेंसर मीडियम। क्या कहते हैं बच्चों? डेंसर मीडियम। और जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिवली लो होता है उसे कहते हैं रेयर मीडियम। याद रहेगा? जैसे मैं कहता हूं एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एयर और ग्लास में कौन सा रेयर और कौन सा डेंसर, तो आपका जवाब होगा कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और इसका ज्यादा है। तो ये हो गया डेंसर और ये हो गया रेयर। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? लेकिन जरा इसमें देखो, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। इस बार इन दोनों में, अगर इन दोनों में कंपेयर करने के लिए बोलो तो क्या कहोगे? कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो ये हो गया डेंसर, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो ये हो गया रेयर। तो याद रखना, जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो डेंसर मीडियम कहलाएगा, और जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होगा वो रेयर मीडियम कहलाएगा। जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा मतलब वेलोसिटी लो होगा, क्योंकि उसका उल्टा होता है वेलोसिटी। और जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होगा मतलब वेलोसिटी हाई होगा, तो मैं कहूंगा उसको मैं कहूंगा रेयर मीडियम। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? इतनी बातें हमें समझ में आ चुका होगा। तो मैं बच्चों आपको एडवाइस करूंगा कि भाई कभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू रटना मत, जो क्वेश्चन में गिवन होगा वही लिखना। अब जैसे ग्लास का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चा याद कर बैठता है 1.5। अरे भाई हर ग्लास के लिए 1.5 थोड़े ना हो सकता। किसी ग्लास के लिए 1.5 है, किसी ग्लास के लिए 1.6 है, किसी ग्लास के लिए 1.7 है, तो किसी ग्लास के लिए 1.8 है। इसलिए आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, कोई रटने की जरूरत नहीं है। समझ गए ना बात? अब सुनो ध्यान से। अब हमारे बहुत अच्छे टॉपिक पे हम लोग आ रहे हैं। अब नाम है ऑप्टिकल पाथ और ज्योमेट्रिकल पाथ। किसको कहते हैं ऑप्टिकल पाथ और किसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल पाथ? ध्यानपूर्वक सुने और समझे। मान लीजिए मेरे बच्चे, ये एक मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू था और इसकी थिकनेस टी थी। जितनी बातें बोलना उसको ध्यानपूर्वक सुनना। मान लो कोई लाइट इस मीडियम में एंट्री कर रहा था, तो दो चीजें होता है बच्चों, एक होता है ज्योमेट्रिकल पाथ और एक होता है ऑप्टिकल पाथ। इसका जो ज्योमेट्रिकल पाथ होगा वो होगा ओनली, बस इस रे ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो कहोगे इसने बस टी डिस्टेंस कवर किया। तो इसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल पाथ। क्या कहते हैं बच्चों? इसको ज्योमेट्रिकल पाथ। याद रहेगा, बस इसका ही नाम होता है ज्योमेट्रिकल पाथ। लेकिन जब मैं पूछूंगा ना ऑप्टिकल पाथ बताओ, तो इसका जो ऑप्टिकल पाथ होगा वो किसके बराबर होगा वो सुनना। इसका ऑप्टिकल पाथ होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगुना ये इसका लेंथ कितना है टी। तो दोनों में अंतर यही है बच्चों।
ऑप्टिकल पाथ का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गुना टी, और ज्योमेट्रिकल पाथ का मतलब सिर्फ टी। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ऑप्टिकल पाथ का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गुना टी, और ज्योमेट्रिकल पाथ का मतलब सिर्फ टी। क्लियर हो गया बात? अब जरा समझो इस ऑप्टिकल पाथ का क्या खेल है। अब यहां पर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहना चाहता है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कहता है कि मान लीजिए कि एक स्लैब है, यहां दो मीडियम दिखाने की कोशिश किया हूं आपको, बहुत ही अच्छे से समझना। यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, और ये जो थिकनेस देख रहे हो ये x1 है। यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, और ये जो थिकनेस देख रहे हो वो है x2। तो भाई हमें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है, सुनना, कि जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री करता है, जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री करता है, सुन लेना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम नहीं, एक मीडियम से हजारों मीडियम क्यों नहीं क्रॉस करे, बस वो पैरेलल इंटरफेस होना चाहिए, इस बात का ख्याल रहे। जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री करेगा, सुन पा रहे हो, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री करेगा, तो उसका जो ऑप्टिकल पाथ होता है वो हमेशा सेम रहता है, हमेशा। मतलब जितना ऑप्टिकल पाथ इस मीडियम में होगा रे का, उतना ही ऑप्टिकल पाथ यहां भी होगा। तो ध्यान देना, इस मीडियम में जो ऑप्टिकल पाथ होगा वो होगा μ1x1, अभी समझाया था ना, ऑप्टिकल पाथ होता है म्यू गुना टी। तो जितना ऑप्टिकल पाथ यहां होगा बच्चों, उतना ही ऑप्टिकल पाथ यहां भी होगा। यही होता है मेरे बच्चे, यही होता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, यही होता है मेरे बच्चे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बच्चों हमें ये बात पता लग चुका है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आने पर जो ऑप्टिकल पाथ होता है वो कभी चेंज होता ही नहीं है। बस ये ध्यान रहे कि ये पैरेलल इंटरफेस के लिए ही वैलिड उसने किया था न्यूटन ने। तो जरा समझो यहां पर कोई जरूरी नहीं। अच्छा एक चीज और बताओ, अगर मैं यहां पर एक और मीडियम लगा दिया तब तुम क्या कहोगे? मान लो x3 था, तुम क्या कहोगे कि जितना μ1x1 होगा उतना ही μ2x2 होगा, उतना ही μ3x3 होगा। तो ऑप्टिकल पाथ कभी भी चेंज होते ही नहीं है, यही लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का मेन फंडा था। अब सुनना अगली बात, मैं यहां पर एक छोटा सा काम कर लेता हूं, इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं। जैसे डिफरेंशिएट करूंगा बच्चों, जैसे ही इसको डिफरेंशिएट करूंगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो मेरे बच्चे ये बन गया वेलोसिटी और ये बन गया वेलोसिटी। अरे वाह वाह, क्या बात है भाई साहब, क्या बात है, बोलो क्या बात। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट आया था, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ऑप्टिकल पाथ नहीं बदला। ऑप्टिकल पाथ नहीं बदला तो एक और रिलेशन सामने आया कि μ1v1 इक्वल टू μ2v2। अभी आप कहोगे ना कि सर ये μ1v1 इक्वल टू μ2v2 कहां से लाया, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कि μ1v1 इक्वल टू μ2v2 कहां से आया? यहां से आया। न्यूटन के वही करपस्कुलर थ्योरी से सारी बातें आ रहा है मेरे बच्चे सामने कि μ1v1 इक्वल टू मेरे बच्चे μ2v2। अच्छा अब थोड़ा बहुत और सुनना, जैसे इस पर एक क्वेश्चन लिया मैंने, तो मैं बस समझाने के लिए, μ1v1 इक्वल टू μ2v2, मैंने कहा मानो कि ये एयर था और मेरे बच्चे ये ग्लास है। अब तुम जानते हो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार बातें किया जाएगा कि मान लो ये लाइट ऐसे आ रहा था एयर से ग्लास में, एयर से ग्लास में, तो भाई हमसे पूछा जा रहा है कि इस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी तो पता ही आपको c होता है, इस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कितनी होगी? आपको बिल्कुल नहीं घबराना, बिल्कुल नहीं घबराना। हम क्या जानते हैं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जैसी एंट्री करेगा लाइट, तो μ1v1 इक्वल टू μ2v2 होता है। मतलब जितना म्यू गुना वेलोसिटी का प्रोडक्ट यहां होगा, उतना ही म्यू गुना v का प्रोडक्ट यहां होगा। तो मैं यहां पर लिखता हूं μ1 का वैल्यू 1, और इस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी 3 गुना 10 का पावर 8, इस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, और इस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी मुझे नहीं पता। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, आपको मैंने बता चुका हूं, इसलिए 3/2 लिख दिया, अदरवाइज अपने मर्जी से तुम मत कुछ करना।
3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो V2 का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 2 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब इस मीडियम में आने के बाद लाइट की स्पीड इतनी हो गई। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं और थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे आपको कि भाई एक मान लो ये एयर था और मान लो मेरे बच्चे ये वाटर था। मैं जानता हूं कि एयर मतलब वैक्यूम, एयर का मतलब एक तरह से कहो वैक्यूम। इस मीडियम में फिर से पूछ रहा हूं लाइट की वेलोसिटी कितना होगा। तुम क्या जानते हो कि एक मीडियम से वो हजारों मीडियम क्यों ना क्रॉस कर जाए, जो उसके ऑप्टिकल पाथ होगा या जो म्यू गुना वी होगा वो कभी चेंज तो होना नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि म्यू 1 V1 इक्वल टू फिर से म्यू 2 V2। तो बच्चों हम कह सकते हैं यहां का म्यू 1 है 1 और यहां की जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो होता है 3 गुना 10 का पावर 8। तो भाई यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो पता ही है 4/3 होता है गुना वेलोसिटी V2। तो बड़ी आसानी से हम कह देंगे कि 9/4 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो उम्मीद करता हूं ये बात भी समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आता है मेरे बच्चे, तो ऑप्टिकल पाथ तो सेम रहता ही रहता है, म्यू गुना वी भी सेम रहता है, ये भी ख्याल रखना है आपको। अच्छा एक बात मैं आपको और बताता हूं, यहां पर कई बार आपको यहां पर इस प्रकार से बातें करेगा, कहेगा क्या कि मान लो लाइट कुछ एंगल के साथ आया था, ध्यान देना, कुछ एंगल के साथ आया था, मान लो आई के साथ। तो भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करेगा। तो तुम थोड़ा सा ध्यान देना, फॉर्मेट प्रिंसिपल जो कि तुम्हें नहीं पढ़ना होता है, मैं डायरेक्टली बात कर लेता हूं। जब फॉर्मेट प्रिंसिपल को यूज करोगे तुम्हें समझ में आएगा कि म्यू गुना साइन थीटा हमेशा पैरेलल इंटरफेस पर सेम रहते हैं। मैं जैसे समझाया था ना कि ऑप्टिकल पाथ हमेशा सेम रहता है, ऐसे याद रखना कि म्यू गुना साइन थीटा हमेशा सेम रहेगा, हमेशा पैरेलल इंटरफेस पर सेम रहेगा। ये फॉर्मेट प्रिंसिपल से आया था। अब यहां पर देखो, हमसे पूछा जाए कि यहां की म्यू 1 और ये म्यू 2 है, तुम कह सकते हैं बच्चों कि म्यू 1 साइन आई इक्वल टू म्यू 2 साइन आर, म्यू 1 साइन आई इक्वल टू म्यू 2 साइन आर। तो थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा ध्यान से, चाहे वो कितने भी पैरेलल इंटरफेस पे चले जाए, जितना म्यू साइन होगा यहां उतना ही यहां, उतना ही यहां, उतना ही यहां, हर जगह सेम होने हैं। अब जैसे देखो यहां पर मैं तुम्हें ना समझाता हूं, तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से फील करोगे तुम, समझो इस चीज को। यहां पर बहुत सारे मीडियम्स लेके दे दिया, चलो मैं एयर कर दिया बच्चों, ये म्यू 1 कर दिया, ये म्यू 2 कर दिया, ये म्यू 3 कर दिया, ये म्यू 4 कर दिया और ये भी एयर कर दिया, चलो बढ़िया है। याद रखना ये सारे पैरेलल इंटरफेस है। मैं लाइट को ऐसे भेजा हूं, ठीक है, सुनते जाना, मैं लाइट को ऐसे भेजा हूं और ये एंगल है आई। तो मैं पूछूंगा कि बताओ ये एंगल कितना होगा। तो मैं आपको सीधा सीधा बात करता हूं, टेढ़ा बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं क्या सिखाया था कि लाइट चाहे हजारों मीडियम क्यों ना क्रॉस कर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पैरेलल इंटरफेस पर, पैरेलल इंटरफेस पर फॉर्मेट प्रिंसिपल के हिसाब से म्यू गुना साइन थीटा हमेशा कांस्टेंट होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जितना म्यू साइन थीटा यहां होगा उतना ही म्यू साइन थीटा यहां भी होगा। भाई हर जगह सेम होने, तुम समझो, हर जगह सेम। तो यहां का म्यू साइन थीटा क्या लिखोगे, 1 गुना साइन आई, और यहां का म्यू साइन थीटा क्या लिखोगे, म्यू 4 गुना साइन आर। बस हो गया, सॉल्व कर देना होगा। मैं जरूरी नहीं है मेरे बच्चे यहीं पर, मैं तुम्हें यहां भी बता सकता हूं, मैं तुम्हें यहां भी कह सकता हूं, कहीं पर भी, कहीं पर भी। जितना यहां उतना यहां, उतना यहां, उतना यहां, उतना यहां, उतना यहां, हर जगह से म्यू गुना साइन थीटा हमेशा से। तो अभी तक जो रिलेशन सामने आया उसके हिसाब से क्या क्या देखा, उसके हिसाब से मैंने मेरे बच्चे ये पाया कि भाई जो म्यू 1 x1 होता है, जो म्यू 1 x1 होता है वो म्यू 2 x2 के बराबर होता है। और क्या पाया बच्चों कि जो म्यू 1 v1 होता है वो म्यू 2 v2 के बराबर होता है। और क्या पाया बच्चों कि जो म्यू 1 साइन आई होगा वो म्यू 2 साइन आर के बराबर होगा। ये भी हमने पा लिया। इतनी बातें तो हमें समझ में आ चुका है, लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है, जरा पढ़ना कि व्हेन अ बीम ऑफ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम
फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ऑलवेज कांस्टेंट। भाई एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर आने के बाद फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलता, फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहता है, फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहता है। तो जरा समझो कि अगर फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, और मैं तो जानता हूं कि वेलोसिटी बराबर फ्रीक्वेंसी गुना वेवलेंथ, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर आने के बाद फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है, तो मैं खुल के बोल सकता हूं कि वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इसका मतलब यह हुआ मेरे बच्चे, इसका मतलब यह हुआ कि इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और चेंज कर दो कि μ1 v1 इक्वल टू μ2 v2 और वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। एक नया टर्म फिर से आया कि μ1 λ1 इक्वल टू μ2 λ2। मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आने के बाद ये भी चीजें हमेशा सेम रहेगा, चाहे हजारों मीडियम क्यों ना क्रॉस कर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको मैंने चार कोर कॉन्सेप्ट दिया। चार कोर कॉन्सेप्ट क्या क्या दिया? एक मीडियम दूसरे मीडियम में जाने पर म्यू गुना एक्स कांस्टेंट होगा, म्यू गुना वी कांस्टेंट होगा, म्यू गुना लेमडा कांस्टेंट होगा और म्यू गुना साइन कांस्टेंट होगा। बस यू याद रखो और यू क्वेश्चन उड़ते चले जाएंगे, क्वेश्चन रुकने नहीं है। बस इतना बात अगर हमारे बच्चे को आ गया समझ में तो। अच्छा एक चीज मैं तुम्हें और बताता हूं, यहां पर एक बार दोबारा वापस आओ, यहां पर देखो, यहां मैंने लिखा है बच्चों, यहां मैंने लिखा है, जरा मैं इसको इरेज करता हूं। मैं यहां लिख रखा था कि म्यू का जो वैल्यू होता है वो होता है एप्सिलॉन आर म्यू आर। अब तुम जानते हो कि कोई भी क्वांटिटी जब अंडर रूट में जाएगा तो म्यू के दो वैल्यूज आएंगे, प्लस में भी आएंगे और माइनस में भी आएंगे। ऑफ कोर्स प्लस में भी आएंगे और माइनस में भी आएंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होते हैं वो प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं। जितने भी नेचुरल बात करते हो सारे प्लस होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं जो लेबोरेटरी में बनाया गया, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव भी हो सकता है। जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव होता है उसको कहते हैं मेटा मीडियम या मेटा मटेरियल। फर्स्ट टाइम आईआईटी ने इंट्रोड्यूस किया था मेटा मीडियम को, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव होता है उसे कहते हैं मेटा मीडियम या मेटा मटेरियल। तो उम्मीद करता हूं इतनी बात भी समझ में आ चुका है बच्चों। अब यहां पर हम बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन से चीजों को एक्सप्लेन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाह रहा है मेरे बच्चे? क्या मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा वन, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ है जिसका कितना वेवलेंथ दे रखा है बच्चों? लैम्डा वन, एंड फ्रीक्वेंसी f1। मान लो यहां की फ्रीक्वेंसी क्या है? f1 है। इन एयर एंटर्स अनोदर मीडियम, अनोदर मीडियम में जा रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात, जाने दो भाई, क्या दिक्कत है हमें। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरे बच्चे दे रखा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है 45 डिग्री, बहुत अच्छी बात भाई साहब। एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है 45 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे रखा है 30 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे रखा है 30 डिग्री, बहुत अच्छी बात भाई। और हमसे बोला गया तो इस मीडियम में जो वेवलेंथ है वो लैम्डा 2 है और फ्रीक्वेंसी दे रखा है f2। तो पूछा गया कि भाई इसमें से बताओ कौन सा सही है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ईमानदार ईमानदार बन जाओ और व्यू बना लो। हम जानते हैं कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे आने पर फ्रीक्वेंसी तो सेम रहता है, फ्रीक्वेंसी तो चेंज होने वाला नहीं है। इसका मतलब मेरे बच्चे, इसका मतलब बी पार्ट तो मेरे बच्चे होगा ही नहीं, ये तो संभव ही नहीं होगा और ये भी संभव नहीं होगा। मतलब या तो ये संभव हो सकता है या ये संभव हो सकता है। अब इन्हीं दोनों में मुझे चेक करना होगा। मैंने कहा था क्वेश्चन बनाने के लिए वो चार महारथी याद होना चाहिए, और वो चार महारथी थे म्यू गुना एक्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, म्यू गुना साइन थीटा इज ऑलवेज कांस्टेंट, म्यू गुना वी इज ऑलवेज कांस्टेंट, म्यू गुना लैम्डा इज ऑलवेज कांस्टेंट। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? अब यहां पर देखो कौन सा फॉर्मेट यूज करेंगे, जितना म्यू साइन यहां होगा उतना म्यू साइन यहां भी होगा। हम जानते हैं कि म्यू वन साइन आई इज म्यू टू साइन आर, और हम जानते हैं कि म्यू1 लैम्डा वन इक्वल टू म्यू टू लैम्डा टू। यहां से मुझे समझ में आ रहा है कि हम कह सकते हैं कि म्यू1 बाय म्यू टू, देखो ध्यान से देखो, म्यू1 बाय म्यू टू का जो वैल्यू आया है वो आया है साइन आर बाय साइन आई, और यहां से देखो लैम्डा, यहां से देखो म्यू1 बाय म्यू टू का जो वैल्यू आया है वो आया है लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1।
तो बस इस चीज को यूज कर लो, इसको यूज कर लो, डायरेक्टली यूज कर लो। यहां पर हम कह सकते हैं मेरे बच्चे, हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि जितना साइन आर बाई साइन आई होगा, जितना साइन आर बाई साइन आई होगा, वो लेमडा टू बाय लेमडा वन के बराबर होगा। अब मुझे बताओ साइन आर कितना है बच्चों, 30 डिग्री, साइन 30 हाफ, और साइन आई कितना है बच्चों, 45 डिग्री, मतलब 1/√2, साइन 45 1/√2। और मैं कह सकता हूं कि लेमडा टू बाय लेमडा वन, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूं कि जो लेमडा टू बाय लेमडा वन था, जो लेमडा टू बाय लेमडा वन था, वो था 1/√2। तो उम्मीद करता हूं बातें समझ में बहुत अच्छे से आ चुका है कि लेमडा टू बाय लेमडा वन इज 1/√2। तो पहला ऑप्शन होगा बच्चों, सी ऑप्शन सही नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस वो चार महारत ही याद होनी चाहिए, और क्वेश्चन एंजॉय करो, सीधा क्वेश्चन एंजॉय करो, है ना बच्चे। अब इससे एक और चीज समझ में आया कि μ2 बाय μ1 इज साइन आई बाय साइन आर, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू v1 बाय v2 इक्वल टू लेमडा वन बाय लेमडा टू। कभी लिंक बनाना पड़े तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। आगे बढ़ो, रुको मत। आपके सामने स्क्रीन पर फिर से क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, फिर से क्वेश्चन आ रहा है। करेक्ट, कंसीडर अ लाइट रे ट्रेवलिंग इन अ एयर इज इंसिडेंट इनटू अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2n। अब यहां पर ये √2n पूरा है, यहां पर बोला कि भैया ये एयर था और ये कोई मीडियम था मेरे बच्चे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2n। कोई लाइट इसमें एंट्री कर रहा है, कोई लाइट इसमें एंट्री कर रहा था बच्चों। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो आई था, और कह रहा है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ट्वाइस दैट ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मतलब ये एंगल आर था, ये एंगल आर था। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ट्वाइस में है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। तो मैं यहां पर ऐसे लिखूंगा कि 1 साइन आई इज √2n साइन आर। तो सोचो, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरे बच्चे आई है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, I/2, उसका हाफ होगा बच्चों, क्योंकि आई जो है इसका डबल है। एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्रैक्शन का डबल है। मुझे यहां पर थोड़ा सा मैथ यूज करना पड़ेगा बच्चों, यहां हल्का सा मैथ यूज करना है, हल्का सा जनरल मैथ है। मैं इसको लिख सकता हूं साइन थीटा को। साइन थीटा क्या होता है, देखो एक बात सुनो जो बच्चे, यहां पर ध्यान दो। साइन 2 थीटा होता है ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो पता होगा फॉर्मूला। तो साइन थीटा को कैसे लिखोगे, 2 साइन थीटा बाई 2 हाफ एंगल कॉस थीटा बाई 2। आप इस फॉर्मूला को जरूर याद रखें, फिजिक्स में बार बार काम आने, ऑप्टिक्स में। तो साइन आई को लिख सकता हूं मैं 2 साइन आई बाई 2 कॉस आई बाई 2 इज √2n साइन आई बाई 2। साइन आई बाई 2 से साइन आई बाई 2 कट जाएगा, तो बड़ी आसानी से मैं कह सकता हूं 2 cos आई बाई 2 इज √2n। बच्चों मैं कह सकता हूं कि cos आई बाई 2 इज √2n बाई 2। तो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट में n/2। तो बताओ I/2 कितना हो गया, I हो जाएगा 2 cos इनवर्स √n/2। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। है कोई ऑप्शन, 2 cos इनवर्स √n/2। थोड़ा सा अच्छा केस है, थोड़ा सा इसमें ये फॉर्मूला आ गया है मैथ, आप इसको जरूर ध्यान रखें। ये काफी अच्छा फॉर्मूला होता है जनरली ऑप्टिक्स के अंदर में, इसको याद रखें। आपके सामने स्क्रीन पर एक छोटा सा क्वेश्चन आया फ्रॉम जेई एडवांस। ये जेई का क्वेश्चन है, एडवांस में पूछा जा चुका है आईटी जेई में। तो भैया क्या है क्वेश्चन में, जरा सुनना। कह रहा है कि रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू 4 ट्रांसपेरेंट मीडिया। ये ट्रांसपेरेंट मीडिया है भैया, कोई दिक्कत नहीं, μ1 μ2 μ3 μ4। ओके, कह रहा है कि द सरफेस ऑफ ऑल मीडिया आर पैरेलल।
बहुत अच्छा, पैरेलल तो है ही भाई। इफ द इमरजेंट रे सी डी, ये रहा सी डी और ये रहा ए बी, कह रहा ये दोनों ना पैरेलल है। तो भाई अगर ये पैरेलल है तो क्या हो सकता है? तो मैं जानता हूं कि हर सरफेस पे जितना म्यू साइन यहां होगा उतना म्यू साइन यहां भी होगा। तो मैं कह सकता हूं कि म्यू 1 साइन आई इक्वल टू म्यू 4 साइन आर। भाई जितना म्यू साइन यहां होता है पैरेलल इंटरफेस पर, उतना म्यू म्यू साइन यहां भी होगा, जितना म्यू साइन यहां उतना म्यू साइन यहां। तो मैं कह सकता हूं कि मुझे बोला गया क्वेश्चन में कि ये और ये दोनों पैरेलल है बच्चों। तो अगर ये दोनों पैरेलल है मतलब ये एंगल बराबर थे, आई और आर बराबर थे, ये कट जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि म्यू 1 इक्वल टू म्यू 4, म्यू 1 इक्वल टू म्यू 4 है कोई ऑप्शन? यस, डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो याद रखना वो 4 महारथी अगर याद हो गया ना तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं अटकेंगे, कभी नहीं अटकेंगे। ध्यान रखना, वो उसको बेसिक फंडामेंटल है। चलो कुछ प्रैक्टिस करते हैं इस पर थोड़ा बहुत। अब यहां पर क्या कहना चाह रहा है बच्चों? द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 6000। चलो बहुत अच्छी बात भाई, वैक्यूम है ये। इस वैक्यूम में जो वेवलेंथ है वो है 6000 एंगस्ट्रम, बहुत अच्छी बात। और हमें बोला गया कि इन मीडियम इज 4000 एंगस्ट्रम। दूसरा मीडियम में कोई मीडियम है बच्चों, इस मीडियम में जो वेवलेंथ है वो है 4000 एंगस्ट्रम। काफी अच्छी बात है भाई। तो बोला गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कितना होगा, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? क्या सिखाया? 4 महारथी में से एक महारथी यूज होना है, आप मुझे बता दो कौन सा यूज करोगे। तो आप कहोगे कि सर आपने सिखाया था कि अगर म्यू और लैम्डा का टर्म आ रहा है तब सीधा बात कर लो कि जितना म्यू 1 लैम्डा 1 होगा उतना म्यू 2 लैम्डा 2 होगा। मतलब जितना म्यू लैम्डा यहां उतना म्यू लैम्डा यहां भी होगा। म्यू मतलब वैक्यूम का 1 और लैम्डा 1 है 6000। म्यू 1 का वैल्यू 1 और लैम्डा 1 है 6000। म्यू 2 का वैल्यू हो जाएगा पता नहीं, यही तो पता करना था मुझे। और ये दे रखा है 4000 बच्चों। हम बड़ी आसानी से कह देंगे कि म्यू 2 इक्वल टू 3/2। मतलब यहां का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो 3/2 था, मतलब सेकंड पोर्शन इसका ऑप्शन होगा। तो उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा मेरे बच्चे। अगले क्वेश्चन की तरफ आओ बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सर्टेन ग्लास इज 1.5। सर्टेन ग्लास इज 1.5 फॉर लाइट हुज वेवलेंथ इन वैक्यूम इज 6000 एंगस्ट्रम। ठीक है, तो भाई हमें बोला गया कि ग्लास द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सर्टेन ग्लास इज 1.5 फॉर लाइट हुज वेवलेंथ इज इन वैक्यूम इज 6000 एंगस्ट्रम। वैक्यूम में वेवलेंथ है 6000 एंगस्ट्रम। वैक्यूम में वेवलेंथ है 6000 एंगस्ट्रम। तो बताओ द वेवलेंथ ऑफ दिस लाइट व्हेन पासेस थ्रू दिस ग्लास। तो अब इसी ग्लास में वेवलेंथ कितना होगा जब हमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 3/2। बिल्कुल सोचो समझो नहीं और फटाफट जवाब दो क्या होगा इसका आंसर, कि जितना म्यू 1 लैम्डा 1 होगा उतना ही म्यू 2 लैम्डा 2 होगा। भाई वैक्यूम में 6000 था तो वैक्यूम में 1 होता है और गुना 6000 लिखोगे। अब मैं पूछना चाहता हूं कि यहां की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, गुना लैम्डा 2 कर दो। तो सोचो मत, बात कर लो, ये हो जाएगा 2000। तो वेवलेंथ हो जाएगा बच्चों 4000 एंगस्ट्रम। तो उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो देखो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंच सके अपना वीडियो और हर बच्चे को उतना ही फायदा मिले जितना आपको फायदा मिल रहा है। चलो आगे बढ़ो। अब हमें एक फिर से क्वेश्चन दिया गया है, जल्दी से वीडियो पॉज करो और जल्दी जल्दी इसका आंसर बताओ कितना इसका आंसर होगा, जल्दी जल्दी बताओ। अच्छा कर लिया आपने, क्या कहना चाह रहा है? When light travels from one medium to another medium, of which the refractive index is different, then which of the following will change? जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री करता है तो क्या चीज बदलता है, क्या चीज बदलता है, ये आपको बताने होंगे। तो मैंने पहले ये जानने की कोशिश किया कि क्या चीज सेम रहता है। तुम कहते हो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे आते हैं तो फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहता है। जब फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहता है तो फिर बदलता क्या है?
वेलोसिटी और वेवलेंथ। तो भाई कौन सा ऑप्शन होगा? नहीं, ये ऑप्शन गलत है। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, नहीं ये भी गलत है। फ्रीक्वेंसी तो सेम रहता है, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ, यस, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तो उम्मीद करता हूं आपने यही आंसर निकाला होगा। आगे बढ़ो, रुको मत, प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस करो। क्या कहना चाह रहा है कि वह मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। कोई मीडियम है डेंसर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई था, वो डेंसर कहलाया था, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो था, वो रेयर मीडियम कहलाया था। तो इस दौरान क्या होगा जरा मुझे बताओ, क्या फ्रीक्वेंसी घट जाएगा? नहीं। अब जरा समझो, मैंने यहां पर तरीका बताया था कि जहां भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा वहां वेलोसिटी लो होगा, और जहां वेलोसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होगा वहां वेलोसिटी हाई होगा। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया कि जो लाइट है वो पास कर रहा है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम, मतलब लो स्पीड से बच्चों, लो स्पीड से हाई स्पीड की तरफ, लो स्पीड से हाई स्पीड की तरफ। तो तुम क्या कहोगे? फ्रीक्वेंसी डिक्रीज? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो लो स्पीड से हाई स्पीड में आ रहा है, डेंसर से एयर में जाने का मतलब ही है कि लो स्पीड से हाई स्पीड में आ रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, और वेवलेंथ वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ए पार्ट, कि इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? आगे बढ़ो। हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज सी, मतलब किसी मीडियम में लाइट की वेलोसिटी सी है, किसी मीडियम में लाइट की वेलोसिटी सी है। अब वो मीडियम का नाम क्या था? एयर। एयर में लाइट की वेलोसिटी है सी। बहुत अच्छी बात है भाई। तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4? तो जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 होगा, उसका उस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी किसके बराबर होगा? तो घबराने की क्या जरूरत है? क्या सिखा रखा है मैंने कि जितना म्यू वी होता है उतना म्यू वी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो म्यू वन वी वन इक्वल टू म्यू टू वी टू। बहुत आसानी से कह दो कि म्यू वन वी वन यहां का, तुम कहोगे वन गुना म्यू वन का वैल्यू 1 गुना सी के फॉर्म में आंसर देना है बच्चों, और म्यू टू का वैल्यू है 1.4 गुना वी टू। तो मैं कह सकता हूं वी टू इक्वल टू सी अपॉन 1.4। बस यही इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है जिपमर जैसे एग्जाम में। जिपमर अब तो बंद हो गया, पहले एग्जाम अच्छा एग्जाम हुआ करता था ये भी। तो इसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो मैं कहूंगा इतना मीटर पर सेकेंड इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी फटाफट 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 वीडियो पॉज करो और जल्दी से इसको करके दिखाओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से वीडियो पॉज करो और जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ कि क्या इसका आंसर होगा। क्या कहना चाह रहा है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज इतना और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज इतना। एक काम करते हो ना भाई, जब फ्रीक्वेंसी दे रखा है तो वेलोसिटी बराबर होता है फ्रीक्वेंसी गुना वेवलेंथ। तो वही हमें वेलोसिटी दे रखा है 3 × 10⁻⁸, और फ्रीक्वेंसी दे रखा है 5 × 10⁻16 गुना लैम्डा। तो भाई हम क्या बोलेंगे, लैम्डा जो हो गया 3/5 गुना 10⁻⁻8, ये हो गया इसका वेवलेंथ। बहुत अच्छी बात भाई। तो कह रहा फाइंड द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 टू एयर। 2 टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 टू एयर, मतलब एयर से 2 में आ रहा है, एयर से 2 में आ रहा है। हमें इतना जरूरत नहीं था बच्चों, इतना जरूरत नहीं था। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका वेवलेंथ का रेशियो पूछ रहा था, λ1 λ2 का रेशियो। हम क्या बात करेंगे, आप मुझे बताओ कि 1 गुना λ1 इक्वल टू 2 गुना λ2। तो क्या कहोगे, 1 गुना λ1 2 गुना λ2, तो λ2 बाय λ1 की अगर हम बात करें तो क्या कहेंगे, 2 टू एयर, तो λ1 बाय λ2 कितना हो जाएगा, 2। अगर वेवलेंथ के रेशियो हमसे पूछा जाता है तो कह देंगे 2। तो हमें जो वैसे जरूरत नहीं था इन चीजों का, अगर मुझे एग्जैक्टली वैल्यू चाहिए था तो हम इसको यूज कर सकते थे वैसे। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपका सही आ चुका होगा। आगे बढ़ो, रुको मत, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, बहुत सारी बातें करने हैं आपसे। क्या कह रहा है कि व्हेन अ लाइट रे एंटर्स फ्रॉम लिक्विड टू ग्लास, जब कोई लाइट लिक्विड से ग्लास में आ रहा है, ये है लिक्विड और ये रहा ग्लास। बहुत अच्छी बात भाई।
टू ग्लास ऑन लिक्विड ग्लास इंटरफेस द वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंजेस बाय ए फैक्टर। कितनी वेलोसिटी का चेंज होगा? ये v1 है और ये v2 है। अब देखो लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 2 और यहां का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 3/2। तो आप कह सकते हो कि लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में एंट्री कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, जितना म्यू वी यहां होगा उतना म्यू वी यहां भी होगा। मतलब म्यू का वैल्यू है 2, 2 गुना v1 का जो वैल्यू होगा वो होगा 3/2। यहां का म्यू है 3/2 गुना v2। तो मैं कह सकता हूं वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना चेंज करेगा, तो v1 बाय v2 का वैल्यू कितना आ गया, 3/4। तो आप कह सकते हो कि जो v1 आया वो आया है 3/4 टाइम्स v2। अच्छा फैक्टर ही पूछ रहा है तो फिर छोड़ ही दो, यही इसका आंसर बता दो कितना चेंजेबल फैक्टर है। बाकी जो भी पूछे तुम बता देना इस पे। तो उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ो बच्चों। अगला क्वेश्चन जेई एडवांस से दिया गया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। ये जेई एडवांस के 2017 सेशन में आया हुआ है और इसमें क्या बोला गया जरा समझना। बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन दिया हुआ था। कह रहा है कि इस प्रकार से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी किया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू दे रखा था ये एनएम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इसने म्यू से नहीं लिखा, एन से लिखा है। एनएम इक्वल टू एन माइनस एम इंटू डेल्टा एन। और यहां पर जो है ये स्लैब की संख्या है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके एम। और इसने एक बात और बोला कि जो एन का वैल्यू है ना वो है 1.6। जो एन का वैल्यू है ये दे रखा है, यहां का वैल्यू 1.6 और यहां का जो एंगल दे रखा है वो दे रखा है 30 डिग्री। तो कह रहा है कि बताओ कितनी एम की संख्याएं हैं। एम की संख्याएं कितनी है? आपको घबरा क्यों रहे हो भाई? सीधा सीधा बात कर लो ना, सीधा बात कर लो। मैंने क्या सिखाया तब, क्वेश्चन मत गिन, मत सोच आईआईटी जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। ऐसे लॉलीपॉप क्वेश्चन होते हैं एडवांस में, कोई बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन नहीं होता। अपना वो मास्टर स्ट्रोक याद रखना कि वो 4 महानुभाव के बारे में याद रखना, क्वेश्चन अटकेगा ही। क्या सिखा रखा है कि जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है 4 चीज हमेशा कांस्टेंट रहता है पैरेलल इंटरफेस में। म्यू गुना एक्स कांस्टेंट, म्यू गुना साइन कांस्टेंट, म्यू गुना वी कांस्टेंट, म्यू गुना लैम्डा कांस्टेंट। तो आप मुझे बताओ यहां क्या कांस्टेंट तुम्हें दिखाई दे सकता है? म्यू गुना साइन थीटा, तो यहां का हम कह देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 गुना साइन कितना एंगल दे रखा है बच्चों, 30 डिग्री। इसका जो वैल्यू होगा वो बराबर होगा यहां पर n माइनस एम इंटू डेल्टा एन इंटू साइन 90 डिग्री। यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन था इतना और ये एंगल था 90 डिग्री। अब चीजों को बस मैनेज करो। 1.6 गुना साइन 30 हाफ, एन का वैल्यू 1.6, एम का वैल्यू मुझे पता करना है और डेल्टा एन का वैल्यू 0.1। देखो लिखा हुआ 0.1, डेल्टा एन का वैल्यू 0.1 गुना साइन 91। बस सॉल्व कर दो यार, रुको मत, सॉल्व करो। तो 0.8 इक्वल टू 1.6 माइनस एम इंटू 0.1। नाउ सॉल्व इट। एम इंटू 0.1 बराबर 0.8 ओनली। 1.6 में से 0.8 गया तो 0.8 हो जाएगा। तो बच्चों बताओ एम का वैल्यू कितना है? तो कहोगे 8। अरे भैया कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन है यार, कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन है। मैं बार बार कह रहा हूं जेईई एडवांस कभी टफ क्वेश्चन नहीं देता, कभी टफ क्वेश्चन नहीं दिया। आज तक का इतिहास है भाई साहब, इतिहास बता रहा हूं। जेईई एडवांस फंडामेंटल से ऊपर क्वेश्चन कभी दिया ही नहीं। बच्चे ये सोचते हैं कि यार कितना मिक्स किया है, कितना ये किया है। अरे भाई मिक्स किया है तो क्या हुआ, वो जेईई एडवांस है, मिक्स तो करेगा ही करेगा। लेकिन तुम ये देखो ना कि क्या वो फंडामेंटल से ऊपर गया, कभी नहीं जाता। इसलिए आपको फंडामेंटल ध्यान रखना है। अगर फंडामेंटल याद हो गया, फंडामेंटल चीज समझ गए तो फिर तो यूं चटमंगनी पट क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं इतनी बातें समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब यहां पर देखो एक छोटा सा क्वेश्चन फिर से मैं करवाता हूं जेईई एडवांस से। तो एक क्वेश्चन और जेईई एडवांस से बच्चों करवाने जा रहा हूं, इसको थोड़ा और ध्यान से सुनिएगा। क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में, थोड़ा ध्यान से सुनिए क्या कहना चाह रहा है। एक लाइट है जो एयर से मेटा मटेरियल में आ रहा है। आप सुनना, खेल हो गया भाई, मेटा मटेरियल।
किसको कहते हैं मेटा मटेरियल, क्या समझाया था अगर तुम्हें याद हो तो बताओ, कि जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव होता है वो मेटा मटेरियल कहलाता है। तो एयर से मेटा मटेरियल में जा रहा है, इसमें से कौन सा डायग्राम सही है? तो मैं जानता हूं कि मेटा मटेरियल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव होता है, तो मैं ये बात जानता हूं कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मान लो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 गुना साइन थीटा इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू गुना साइन आर। तो मैं कह सकता हूं कि जो म्यू का वैल्यू आया है वो आया है साइन थीटा बाई साइन आर, और मैं जानता हूं कि ये जो म्यू है बच्चों, ये नेगेटिव टर्म है, ये जो म्यू है वो नेगेटिव टर्म है। तो तुम सोचो और मुझे बताओ कि ये म्यू नेगेटिव कब हो सकता है, ये म्यू नेगेटिव कब हो सकता है मेरे बच्चे, जब इन दोनों में से कोई भी एक, इन दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव होगा, इन दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव होगा। अब तुम्हें पहले से बता चुका हूं मैं, यहां तो ये तो नेगेटिव है नहीं, तो पॉजिटिव एंगल है, इसका मतलब इसको नेगेटिव एंगल होना पड़ेगा क्योंकि इसका रेशियो नेगेटिव मांगता है। तो भाई साइन आर को नेगेटिव होना पड़ेगा, मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल सही था। एयर से अगर मेटा मटेरियल में आ रहा है तो ये ऐसे लाइट चला जाएगा। अच्छा, ये कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन था बच्चों, तो इसमें दो पार्ट्स पूछे गए थे। एक पार्ट तो क्वेश्चन का ये था और एक पार्ट इसमें और पूछे गए थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा सही है जब कोई लाइट, इसी यही पैराग्राफ यही था कि जब कोई लाइट एयर से मेटा मटेरियल में जाता है तो कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैं जानता हूं कि μ1v1 इक्वल टू μ1v1 इक्वल टू μ1v1 इक्वल टू μ2v2, और मैं ये बात भी जानता हूं कि μ1 लैम्डा 1 इक्वल टू μ2 लैम्डा 2। तो ध्यान देना सारे बच्चे, μ1 का वैल्यू तो 1 है, एयर है, और v1 का वैल्यू c है, और μ2 का वैल्यू म्यू है। म्यू मत बोलो, मोड म्यू बोल दो क्योंकि नेगेटिव वैल्यू था, गुना v2 कह दोगे। तो जो v2 का वैल्यू आया वो किसके बराबर आया, c अपॉन मोड म्यू। लेकिन लेमडा की अगर हम बात करें तो क्या कहोगे, μ1 का वैल्यू तो 1 है, लेमडा एयर है, μ2 का वैल्यू मोड म्यू कर दो गुना लेमडा मेटा मटेरियल। तो मैं बड़ी आसानी से कह सकता हूं कि लेमडा मेटा मटेरियल इज लेमडा एयर बाय मोड म्यू। तो उम्मीद करता हूं ये बातें समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो भाई कौन कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है जरा मुझे बताओ, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको बिल्कुल सही लग रहा है। तो आपका जवाब होगा कि सर इसमें पहला ऑप्शन तो गलत दिख रहा है मुझे, क्योंकि इसमें v बराबर c बोला है, ये भी गलत दिख रहा है मुझे, ये सही दिख रहा है, और ये भी गलत दिख रहा है, ये भी गलत दिख रहा है बच्चों। तो इसका आंसर ये भी सही नहीं है। तो उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो हम आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पे आते हैं। अब हम थोड़े से थ्योरी और डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा पानी वानी पी लो और फटाफट हम शुरू करेंगे रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। तो चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं बच्चों। टॉपिक का नाम है रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ। उम्मीद है पिछला टॉपिक आपको बहुत अच्छे समझ में यहां तक आ चुका होगा। तो ब्रेक के बाद हम लोग फिर से टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूं मैं। तो मेरे बच्चे जहां तक देखो, रियल डेप्थ किसको कहते हैं और एपरेंट डेप्थ किसको कहते हैं, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो बच्चों मैंने कहा कि मान लीजिए कोई मीडियम है, मान लीजिए कोई मीडियम था अदर देन, ये मान लो बाहर एयर है या कुछ भी मैं ले सकता था, वैसे ये कोई मीडियम है, ध्यान रखो ये कैसा भी मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे बच्चे म्यू है। और नन्हे मुन्ने यहां कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ध्यान देना, यहां कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। किसको कहते हो रियल डेप्थ और किसको कहते हो एपरेंट डेप्थ, पहले इसको समझो। ये इंटरफेस है, दो मीडियम का इंटरफेस है। चलो बाहर के मीडियम को मैं एयर कर देता हूं, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को 1 कर देता हूं। आप कुछ भी ले सकते थे वैसे। तो आप कहोगे कि सर रियल में ये ऑब्जेक्ट यहां से इतने हाइट नीचे है, रियल में ये ऑब्जेक्ट यहां से इतना हाइट नीचे है, तो यहां से लेके मेरे बच्चे यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कहलाया रियल डेप्थ। क्या कहलाया, रियल डेप्थ। अब जरा समझिएगा ध्यान से, अगर लाइट ऐसे निकलता तो यूं चला जाता, इसमें तो कोई संदेह था ही नहीं, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 डिग्री हो जाता। लेकिन यहां पर मैंने एक टेक्निकल मिस्टेक क्या करवाया था, ध्यान देना।
मैं यहां से लाइट को भेजा था और आप कहोगे कि मान लो सर यहां से कुछ एंगल पे लाइट आ रहा था और ये एंगल का नाम एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो यहां से लाइट रिफ्रैक्ट कर जाएगा और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मैं इसको बैक तक लेके आता हूं और ये यहां मिला है बच्चों, इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पर बना है। ऑब्जेक्ट यहां पर था और इसका इमेज यहां पर बना है। तो मैं जो बोलने जा रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। यहां से लेके यहां तक के जो डिस्टेंस आप देख रहे हो, इसका नाम रखा मैंने एपरेंट डेप्थ। क्या नाम रखा? एपरेंट डेप्थ। तो एपरेंट डेप्थ किसको कहते हैं? कि ऑब्जर्वर से इमेज का जो डिस्टेंस है वो एपरेंट डेप्थ कहलाया। एपरेंट डेप्थ कि कहां पर उसको दिखाई दिया है। तो ऑब्जेक्ट यहां पर दिखाई दिया, इसका मतलब यही इसका एपरेंट डेप्थ होगा और ये इसका रियल डेप्थ होगा। अब जरा सुनने की कोशिश करिएगा बहुत अच्छे से। ये एंगल आर है मेरे बच्चे, तो ये एंगल भी आर होगा। अपना टारगेट है किसी भी तरीके से रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ में कोई रिलेशन डेवलप करना। तो बोर्ड वाले बच्चे स्पेशली ध्यान दें क्योंकि इसके डेरिवेशन बोर्ड में आ जाते हैं, तो आप इसको थोड़ा ध्यान सुनिएगा मैं क्या क्या चीजें समझा रहा हूं। मैंने यहां पर रिफ्रैक्शन करवाया। पहले यहां पर देखो, मैं यहां से कह सकता हूं, बहुत ध्यान से देखना, इस ट्रायंगल में मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूं, इस ट्रायंगल की बात करता हूं। इसमें मैं कह सकता हूं बच्चों, इस ट्रायंगल को देख करके देखो कि 10i जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा? मैं कुछ नाम दे देता हूं OM, और बेस क्या लिखोगे? तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस D। ऐसे मुझे बताओ इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में 10R किसके बराबर लिखोगे? तो आपका जवाब होगा फिर से परपेंडिकुलर OM, बिकॉज जो ये है वही तो ये भी है, जो ये है वही ये भी है। OM बाय D डैस्ट, मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूं तो OM से OM कैंसल आउट हो जाएगा। तो मेरे बच्चे मैं कह सकता हूं कि 10i बाई 10R इज D डैस्ट बाई D। बहुत ही ध्यान सुनिएगा, मैं इसको पहला इक्वेशन बोल दिया था। अब जो बात बोलने जा रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से और सुनना। अगर एंगल बहुत छोटा होगा, इफ एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, अगर एंगल बहुत छोटा होता है मेरे बच्चे, तो आप पहले से जानते हो, मेरे बच्चे, एंगल छोटा होने पर साइन थीटा लगभग थीटा होता है, कॉस थीटा लगभग 1 होता है और टेन थीटा लगभग थीटा होता है। मैं इस वैल्यू को उठा के जब जानता हूं कि जब एंगल बहुत छोटा होता है तो टेन थीटा और साइन थीटा में कोई अंतर नहीं है, तो मैं इसको एग्जैक्टली ऐसे लिख रहा हूं कि साइन आई बाई साइन आर इज डी डैश्ड बाई डी, डी डैश्ड बाई डी। बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनना होगा, समझना होगा। मैं क्यों लिखा पता लगा? क्योंकि हमने मान लिया था एंगल बहुत छोटा है। भाई एंगल बहुत छोटा होगा तभी तो ये नॉर्मल व्यू होगा, अदरवाइज अवे फ्रॉम द नॉर्मल व्यू हो जाएगा। तो हमने मान लिया था एंगल बहुत छोटा था बच्चों, तो साइन आई बाय साइन आर इज डी डैश्ड बाय डी। अब हमें एक टर्म और डिफाइन यहां पर कर लेना होगा। हम पहले से जानते हैं कि जितना म्यू साइन इधर होगा उतना म्यू साइन उधर भी होगा। तो यहां का म्यू साइन होगा म्यू गुना साइन आई और यहां का म्यू साइन होगा 1 गुना साइन आर। तो मैं कह सकता हूं साइन आई बाई साइन आर इज 1 बाय म्यू। तो मुझे लगता है कि जहां साइन आई बाई साइन आर लिखे थे वहां पर इसको ये लिख देना चाहिए कि 1 बाय म्यू इज डी डैश्ड बाय डी। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो डी डैश्ड आया है वो आया है डी अपॉन म्यू। आप देख सकते हो डी डैश का वैल्यू आया है बच्चों, देखो ध्यान से, डी डैश का वैल्यू आया बच्चों डी बाय म्यू। तो ये जो डी डैश आप देख रहे हो, इस डी डैश को हम लोग कहते हैं एपरेंट डेप्थ। क्या कहते हैं इसको? एपरेंट वर्ड।
और ये डी को क्या बोलते हैं, रियल डेप्थ। अब जो बात मैं बोलने जा रहा हूं उसको गौर से सुनना। भाई इस बात की क्या गारंटी है, सुनना ध्यान से, इस बात की क्या गारंटी है कि ऑब्जर्वर की आंख हमेशा हवा में हो? इस बात की कोई गारंटी लेगा क्या? तुम गारंटी ले सकते हो कि ऑब्जर्वर हमेशा हवा से देखेगा? नहीं, नहीं बोल सकता ऐसे। तो मैं इसमें थोड़ा सलाह दूंगा कि हमें ऐसे केस में क्या करना चाहिए। तो मेरे मन में आया कि भाई यहां पर बच्चों को थोड़ा समझाओ। मैंने कहा ये जो टर्म तुम देख रहे हो इसको रिप्लेस कर दो एक नया टर्म से, इसका नाम होगा म्यू रिलेटिव। बोला मैंने म्यू रिलेटिव। क्या होता है म्यू रिलेटिव, सुनना ध्यान से। म्यू रिलेटिव के दो वैल्यूज होते हैं, एक होते हैं म्यू ऑब्जेक्ट बाय म्यू ऑब्जर्वर, या म्यू इंसिडेंस बाय म्यू रिफ्रैक्शन। दोनों एक ही चीज है बच्चों, आपको जिससे एनालाइज करना है आप उससे एनालाइज कर सकते हो। अब मैं आपको पहले म्यू रिलेटिव निकालना सिखाता हूं, क्योंकि अगर म्यू रिलेटिव निकालना आ गया तो फिर तो मजे ही मजे हैं। जैसे देखो आप, मैंने कहा ये एयर है और ये ग्लास है। मान लो लाइट जो आ रहा है ना ग्लास से एयर में जा रहा है, तो मुझे बताना होगा म्यू रिलेटिव। तो म्यू रिलेटिव का टर्म कैसे डिफाइन किया, म्यू ऑब्जेक्ट बाय म्यू ऑब्जर्वर, या अब अगर ऑब्जेक्ट आप नहीं डिफाइन कर रहे हो तो आप ऐसे बोलो म्यू इंसिडेंस बाय म्यू रिफ्रैक्शन। तो बोलो इंसिडेंस रे कौन कहां पर है, ग्लास में है, तो म्यू इंसिडेंस का काम करेगा म्यू जी, और म्यू रिफ्रैक्शन का काम करेगा मेरे बच्चे म्यू ए, एयर। मुझे बता दो म्यू जी कितना है, 3/2। मुझे बता दो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1। तो इस केस में म्यू रिलेटिव क्या लिखेंगे बच्चों, 3/2। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो कि कैसे हम म्यू रिलेटिव निकालते हैं? ऐसे मेरे बच्चे बताओ मुझे, मान लो यहां पर वाटर है और यहां पर ग्लास है, लाइट ऐसे जा रहा था, मैं फिर से आपसे पूछ लिया म्यू रिलेटिव का वैल्यू बताओ, तो कैसे लिखोगे म्यू रिलेटिव, म्यू ऑब्जेक्ट बाय म्यू ऑब्जर्वर, या म्यू इंसिडेंस बाय म्यू रिफ्रैक्शन। ये रहा इंसिडेंस मतलब म्यू जी, डिवाइडेड बाय म्यू रिफ्रैक्शन तो म्यू डब्ल्यू। म्यू जी कितना है बच्चों, 3/2, और म्यू डब्ल्यू कितना है बच्चों, 4/3। तो म्यू रिलेटिव कितना लिखेंगे बच्चों, आपका जवाब होगा 9/8। तो मैं सलाह दूंगा कभी भी आपको ऐसे केस आते हैं तो म्यू रिलेटिव निकाल दो, बात बन जाएगा। अब जैसे देखो मैं छोटा छोटा बात करता हूं आपको बस समझाने के लिए। मान लीजिए एक कोई भी चीज है, मान लो एक बॉल है, यहां से आप देख रहे हो। अब ये बॉल जो है ना ग्लास के अंदर में है, और आप जो देख रहे हो ना हवा से देख रहे हो। ये जो डी है ये दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो मैंने आपसे पूछा कि फाइंड एपरेंट डेप्थ, फाइंड एपरेंट डेप्थ ऑफ बॉल। इस बॉल का एपरेंट डेप्थ क्या होगा? देखो मैं जो बात समझा रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। भाई ऑब्जर्वर को बिल्कुल इंटरफेस पे आना होगा। ऑब्जर्वर मानो कि ऑब्जर्वर की आंख यहां पर है, इंटरफेस पे होगा। लाइट निकलेगा हमेशा यहीं से निकलेगा बच्चों, ये बात तो फिक्स है। तो मैं पहले म्यू रिलेटिव निकालता हूं इसका। म्यू रिलेटिव होता क्या है, म्यू इंसिडेंस बाय म्यू रिफ्रैक्शन। म्यू रिफ्रैक्शन, म्यू इंसिडेंस कितना है मेरे बच्चे, 3/2, और म्यू रिफ्रैक्शन कितना है, ऑब्जर्वर की आंख कहां पर है, रिफ्रैक्शन तो इस मीडियम में होगा, हवा में रिफ्रैक्शन हो रहा है 1। तो म्यू रिलेटिव हो जाएगा बच्चों 3/2। तो हमसे पूछा जाता है कि भाई एपरेंट डेप्थ ऑफ बॉल क्या होगा, तो आपका जवाब होता है डी डैश बराबर डी बाय म्यू रिलेटिव। तो मुझे बस बता दो
अब की बार डी है कितना 20, रियल डेप्थ तो यही था, डिवाइडेड बाय म्यू रिलेटिव 3/2, 3/2 मतलब 40/3 सेंटीमीटर। तो जो इमेज बना है मेरे बच्चे वो 13.33 सेंटीमीटर पे इमेज बन चुका है। तो मेरे कहने का मतलब आप समझो, ऑब्जेक्ट मेरे बच्चे यहां था, सोच के देखो, ऑब्जेक्ट मेरे बच्चे यहां था और उसका इमेज यहां बना है, इमेज यहां बना है 13.33, 13.33 यहां पर इमेज बना था। तो ये जो आप देख रहे हो इसको कहते हैं अपरेंट डेप्थ। क्या कहते हैं इसको? अपरेंट डेप्थ। जहां पर इसका इमेज बना था, इमेज देखो, इमेज को ही हम लोग वर्ड यूज करते हैं अपरेंट। क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं बच्चे इसको अपरेंट। तो जो इसको कहते हैं अपरेंट डेप्थ, इसको कहते हैं रियल डेप्थ। अब यहां पर मैं तुमसे एक बात और पूछ सकता था कि बताओ शिफ्टिंग क्या हुआ है, शिफ्टिंग ऑफ इमेज कितना हुआ है? आपका जवाब होगा रियल डेप्थ है 20, अपरेंट डेप्थ है 40/3। तो कितना शिफ्ट किया? 20 में से 40/3, तो क्या कहेंगे? 30 दूनी 60, 20 30 60, 40 20/3, तो 20/3 सेंटीमीटर ऊपर शिफ्ट कर गया। मतलब यहां था और यहां आ गया। मतलब शिफ्टिंग, जब भी शिफ्टिंग पूछा जाएगा तो नीचे शिफ्ट करेगा बच्चों। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। आपको मैं एक दो क्वेश्चन समझाऊंगा, आप इसको अच्छे से समझना और उसके बाद आप कहीं से प्रॉब्लम बनाने लायक हो जाओगे इस टॉपिक से रिलेटेड। अब देखो, मैं आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन रखता हूं, ठीक है? बढ़िया खेल दिखाता हूं, एक बहुत मस्त खेल बताता हूं। देखो, ये सुंदर सुंदर नीला नीला पानी है। ओहो हो, भाई नीले पानी में क्या होता है सोच के बताओ बच्चों। नीले नीले पानी है भाई, देखो है ना पानी, ये नीला नीला पानी है भाई। और इस नीले पानी में मैंने एक फिश को रख दिया, रेहू। ओहो हो, मैंने एक फिश को रख दिया था मेरे बच्चे। ये एक सुंदर सुंदर सा फिश, आ जा भाई, एक सुंदर सा फिश। कौन सा कलर लूं? ये कलर लेता हूं। ये देखो कितना सुंदर फिश है, ये देखो। वाह सर जी वाह, क्या फिश बनाया आपने तो, वाह। ये देखो है, ये फिश है, ये रहा फिश। और इसके बिल्कुल सामने सामने यहां पर हवा में, हवा में एक बर्ड है, हवा में एक बर्ड है, हवा में एक बर्ड है। ये देखो, ये बर्ड डाइव कर रहा है। वी हैव गिवन इन द क्वेश्चन कि यहां से लेके यहां तक ये जो इंटरफेस आप देख रहे हो वो 36 मीटर है। और ये जो गहराई है जहां पर आपको मछली दिखाई दे रहा है वो भी 36 मीटर नीचे गहराई पे है। ओके, यहां का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों वो दे रखा है क्वेश्चन में 4/3, और बर्ड है तो हवा में होगा। बहुत अच्छी बात भाई, हमने आपसे कई बातें पूछ लिया, कई बातें पूछा, ध्यान देना कई बातें। भाई जरा सोचो, हमने पूछा कि फाइंड, पहला पार्ट अपरेंट हाइट ऑफ बर्ड, अपरेंट हाइट ऑफ बर्ड। दूसरा बात पूछा मैंने आपसे अपरेंट डेप्थ ऑफ फिश। फिर मैंने पूछा, फिर हमने पूछा बच्चों आपसे डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ बर्ड फ्रॉम फिश। और फिर हमने पूछा डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ फिश फ्रॉम बर्ड।
मेरी बात बहुत बारीकी से सुनिएगा, ध्यान से। मैंने आपसे पूछा कि अपरेंट हाइट ऑफ बर्ड। तो मेरे बच्चे नन्हे मुन्ने सुनिए, सुनिएगा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे ही वर्ड यूज किया मैंने अपरेंट, अपरेंट के लिए ऑब्जर्वर को इंटरफेस पर आना होगा। पहले ही बोल चुका हूं कि जब जब मैं अपरेंट वर्ड यूज करूंगा तो अपरेंट वर्ड के दौरान ऑब्जर्वर को इंटरफेस पर आना होगा। तो अगर मैं बर्ड के बारे में सोचता हूं, अगर मैं बर्ड के बारे में सोचता हूं, तो दुनिया में दो ही तो है, या तो बर्ड है या फिश है, या तो मछली है या बर्ड है भाई, या तो ये फिश है या ये बर्ड है। अब आपको समझना होगा, मैं जब बर्ड के बारे में सोच रहा हूं तो बर्ड मेरा हो गया ऑब्जेक्ट, मतलब लाइट हमेशा ऑब्जेक्ट से निकलते हैं, तो बर्ड से ही लाइट निकलेंगे भाई। और देखने वाला बिल्कुल इंटरफेस पे है मान लो, तो ये हो गया ऑब्जर्वर। तो छोटा सा काम करिए आप, पहले आप म्यू रिलेटिव निकालिए, बाकी काम हम देख लेंगे। तो इसका इसमें जो म्यू रिलेटिव होता है, म्यू ऑब्जेक्ट बाय म्यू ऑब्जर्वर, म्यू ऑब्जेक्ट, म्यू ऑब्जेक्ट बाय म्यू ऑब्जर्वर। अब मुझे बताओ ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट कौन है ऑब्जेक्ट? ये बर्ड ही तो है ना भाई, ये बर्ड ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये फिश ऑब्जर्वर हो जाएगा। तो म्यू ऑब्जेक्ट का वैल्यू लिखोगे 1 और म्यू ऑब्जर्वर लिखोगे, म्यू ऑब्जर्वर 4/3। यस, ये है म्यू ऑब्जर्वर, बिकॉज देखने वाला फिश है जो पानी से दिख रहा है। तो भैया म्यू रिलेटिव क्या लिखोगे? 3/4। अब देखो, जैसे ही तुमने म्यू रिलेटिव निकाला, सारा काम ही हो गया भाई। हमें निकालना था डी डैश। तो डी डैश का वैल्यू क्या होता है? डी बाय म्यू रिलेटिव। मुझे जवाब दो, जब ये फिश यहां से देखेगा, क्योंकि देखो अपरेंट वर्ड का मतलब होता है कि ऑब्जर्वर को, कोई ना कोई ऑब्जर्वर को, क्योंकि मैं जो डेरिवेशन किया था, देखो ध्यान से, मैं जो डेरिवेशन किया था ना बच्चों, यहां देखो, इस डेरिवेशन में बच्चों, ये देखो ऑब्जर्वर को बिल्कुल इंटरफेस पे रखा, बिल्कुल रखा इंटरफेस पे। इसीलिए जब जब मैं अपरेंट वर्ड यूज करूंगा तो ऑब्जर्वर को इंटरफेस पर आना ही पड़ेगा, तभी ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है ना? तो सुनना ध्यान से, यहां पर कहानी और थोड़ा अच्छा रहेगा कि भाई डी डैश बराबर डी बाय म्यू रिलेटिव। जब ये फेस यहां से देखेगा, इसको लगेगा कि 36 मीटर के हाइट पे है, डिवाइडेड बाय म्यू रिलेटिव। कितना म्यू रिलेटिव लिखोगे बच्चों? 3/4। तब कह सकते हो दिस इज 48 मीटर। वाह क्या बात है! इसका मतलब यह है कि फिश जब यहां से देखेगा तो ये बर्ड 36 पे नहीं दिख रहा है। इस बर्ड को, इस फिश को ये बर्ड यहां नहीं दिख के, यहां नहीं दिख के, ये बर्ड यहां पर दिखाई दे रहा है, जो कि यहां से 48 मीटर के हाइट पे है। तो जरा सोच के देखो भाई, मैंने आपको देखा है क्या? मैंने आपको देखा ना, मैं तो आपको देख ही नहीं सकता। मैं तो जब भी देखता हूं आपकी इमेज को देखता हूं। संजोग से हम दोनों के बीच में एयर है, तो जहां आप हो वहीं पर आप मुझे दिखते हो। लेकिन हम दोनों के बीच में अगर पानी ला दिया जाए, तो क्या जहां आप हो वहीं मुझे आप देखोगे? नहीं। इसका क्या मतलब है? हमने आपको कभी देखा ही नहीं भाई। हम तो जब भी देखते हैं आपकी इमेज को देखते हैं। तो ये जो बर्ड है, ये जो फिश है, इस बर्ड को तो देखा ही नहीं, इस फिश ने तो इसके इमेज को देखा था। और इसकी इमेज बना कहां है? 48 मीटर के हाइट पे। तो जब ये देखेगा, इसको लगेगा कि ये 48 मीटर के हाइट पे है, यूं। तो यही कहलाया एपरेंट हाइट ऑफ बर्ड। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? जल्दी जल्दी बताओ, आ गया ना समझ में? अब जरा सोचो, अगला केस लिया मैंने, एपरेंट डेप्थ ऑफ फिश। जब फिश के बारे में सोचूंगा मेरे बच्चे, तो भाई फिश के बारे में कैसे सोचूंगा? मैं तो भैया फिश के बारे में सोचूंगा तो दुनिया में फिश ही है कि बर्ड, फिश ही है कि बर्ड ही है। इस बार मेरा फिश जो हो गया वो हो रहा ऑब्जेक्ट, और जो मेरा बर्ड है वो मेरा बना ऑब्जर्वर। भाई ये ऑब्जर्वर को मैं तो पहले से बोल चुका हूं
कि अगर अपेरेंट वर्ड यूज करते हो ना तो ऑब्जर्वर को इंटरफेस पर आना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि अपेरेंट वर्ड यूज करने के लिए इस ऑब्जर्वर को यहां आना पड़ेगा, यहां से देखना पड़ेगा, तब जाके अपेरेंट का ज्ञान होगा। तो चलो बताओ मुझे फटाफट, इस बार म्यू रिलेटिव क्या लिखोगे? तो कहोगे सर म्यू रिलेटिव होगा म्यू ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कहां पर है? फिश कहां पर है? पानी में है ना, तो 4/3 बाई म्यू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर हवा में है। अब मुझे बताओ, हमें पता करना होगा डी डैश, डी डैश बराबर डी बाय म्यू रिलेटिव। फिर से एक बार मुझे फिर से बताओ कि इस सीन में आपने क्या देखा है? जब ये बर्ड यहां से देखेगा इस फिश को, तो रियल में कितने हाइट नीचे है? रियल में तो कहोगे सर इस केस में भी रियल में 36 मीटर ही हाइट नीचे है ना, ये भी 36 मीटर ही नीचे है, ज्यादा नहीं। अब उसमें भी संयोग से डाटा सेम था, तो वो भी 36 था और ये भी 36 है, तो मैं यहां पर भी बोलूंगा 36 मीटर हाइट नीचे है, डिवाइडेड बाय म्यू रिलेटिव 4/3। और मैंने कह दिया कि अरे भैया ये तो 27 मीटर हो गया। वाह क्या बात है। इसका ये मतलब है कि अगर बर्ड ने इस फिश को देखा होगा तो इसको ये फिश यहां नजर आया ही नहीं, इसको तो ऐसा लग रहा है कि फिश और इसके करीब आ गया है। अच्छा तभी तो, अच्छा ये ड्रामा है सर जी, अब समझ में आ रहा है। मतलब ये फिश कहां नजर आ रहा है? देखो क्या मैंने बताया, डाटा कहां नजर आया था? 27 मीटर नीचे। मतलब इस बर्ड को लगता है कि फिश सिर्फ और सिर्फ 27 मीटर पे है। तो क्या ये फिश है? नहीं, ये फिश का इमेज है। ये फिश का इमेज है, ये बर्ड का इमेज था और ये फिश का इमेज है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो भाई? अगर बर्ड ने देखा होगा फिश को, तो फिश को तो देखा नहीं, फिश के इमेज को देखा था, यहां इमेज बना था। और अगर फिश ने यहां से देखा होगा बर्ड को, तो बर्ड को तो देखा ही नहीं, बर्ड के इमेज को देखा तो यहां था। तो ये कहलाया अपेरेंट हाइट और ये कहलाया अपेरेंट डेप्थ। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? आया समझ में इतनी बातें? हमसे अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ बर्ड फ्रॉम फिश। अच्छा जी बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बात। डिस्टेंस ऑफ बर्ड, इमेज ऑफ बर्ड कहां पर है? यहां से 48 मीटर पे है, और फिश कितना नीचे है? यहां से फिश नीचे कितना है? इतना नीचे है फिश, और बर्ड की इमेज यहां पर है। तो भाई यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो होगा वही तो होगा डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ बर्ड फ्रॉम फिश। तो इसका जवाब क्या दोगे आप? इसका जवाब दोगे 48 प्लस 36, इतना मीटर हो जाएगा। ऐसे मैंने पूछा कि बताइए डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ फिश फ्रॉम बर्ड, इमेज ऑफ फिश तो यहां से 27 मीटर पे है, फ्रॉम बर्ड सुनना ध्यान से, बर्ड से। तो कहोगे बर्ड से अगर हम बात करें बच्चों, बर्ड से, तो हम बर्ड से कितना बात पे करेंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि यहां से 27 मीटर था और बर्ड भी संयोग से इस इंटरफेस से 36 ऊपर है। तो यहां से बर्ड से ये फिश की इमेज कहां पर बना? तो कहोगे 36 प्लस 27, इतना मीटर पे वहां से वहां तक का सेपरेशन होगा। उम्मीद करता हूं ये बातें समझ में अच्छे से आ गया होगा। फिर हम बात करेंगे, फिर एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, फिर से एक बार अटेम्प्ट लो। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दे रखा है, मैं डायग्राम बना देता हूं। इस डायग्राम को कुछ ऐसे दिखाया गया बच्चों, किसके बॉटम में एक प्लेन मिरर था, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। यहां तक पानी भर दिया गया था और यहां पर कोई आंख है, इस आंख का नाम दिया गया था टी, जो कि मेरे बच्चे एच हाइट पे है। और यहां तक कोई मीडियम भर दिया गया है, पता नहीं जो भी हो, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है म्यू। और हमें क्वेश्चन में बोला गया कि एक फिश है जो कि h/2 हाइट पे है, और ये भी h/2 हाइट हो गया, पूरा हाइट एच का एच था। तो आपसे पूछा क्या गया कि भाई एट व्हाट डिस्टेंस या डिस्टेंसेस फ्रॉम इटसेल्फ विल द फिश सी द इमेज ऑफ आई। अब फिश को देखना है ना, फिश को देखना है, किसको देखना है? आई को देखना है। फिश को देखना है और किसको देखना है? आई को देखना है।
आई हो गया मेरा ऑब्जेक्ट और ये मेरा बन गया ऑब्जर्वर। अब देखो ध्यान से मेरे बच्चे, जो बात मैं तुम्हें समझा रहा हूं, इसको देखना है और इस आंख को देखना है। अच्छा, नीचे मिरर भी लगा हुआ था। तो एक बात बताओ, तुम कोई चीज को कैसे कैसे देख सकते हो? तो कहोगे सर या तो हिम्मत है तो सामने से देखूंगा, और नहीं हिम्मत होगा तो चुपके चुपके देखूंगा, या तो मैं मिरर में देखूंगा तुम्हें, या आमने सामने देखूंगा मैं तुम्हें। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? तो इसके साथ भी तो ऐसा ही हुआ होगा, या तो इस मिरर में देखा होगा या इसको डायरेक्टली देख लिया होगा। तो मैं यहां पर दो केस बनाता हूं। मैं इसको ऐसे लिखता हूं मेरे बच्चे, पहला केस डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, पहला केस डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो मेरे बच्चे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की पूरी कहानी सुनिए ध्यान से। आपको पूरी कहानी सुनना है, अच्छे से सुनना है, समझना होगा कि पहला जो सिचुएशन होगा डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का वो क्या होगा। हमें लगाना तो यही आता है, इसके अलावा हमें कुछ आता कहां है। डी डैश बराबर डी बाय म्यू रिलेटिव, हमें इतना ही करना आता है भाई। तो जब मैं म्यू रिलेटिव की बात करूंगा तो क्या होता है, म्यू ऑब्जेक्ट बाय म्यू ऑब्जर्वर, या म्यू इंसिडेंस बाय म्यू रिफ्रैक्शन। उम्मीद करता हूं इतनी बातें समझ में आ ही रहा होगा आपको। तो बच्चों अब यहां देखो, अगर ये देखा होगा, इसने इसको देखा होगा, सोच के देखो, इसने इसको देखा होगा, तो भाई ऑब्जेक्ट तो ये है और ऑब्जर्वर ये है। तो म्यू इंसिडेंस क्या लिखोगे? म्यू इंसिडेंस, तो चूंकि लाइट तो यहां से निकलेगा, देखने वाला भले ही इसके अंदर हो, इसको देखने के लिए इंटरफेस पे आना पड़ेगा, यहां आना पड़ेगा। अगर मैं अपेरेंट वर्ड यूज करता हूं तो म्यू रिलेटिव हो जाएगा म्यू ऑब्जेक्ट। म्यू ऑब्जेक्ट हवा में है और म्यू ऑब्जर्वर जहां पर है वो पानी नहीं है, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे म्यू गिवन है। ठीक है, बहुत अच्छी बात भाई। तो मुझे बताओ कि इस बार म्यू रिलेटिव कितना होगा। तो म्यू रिलेटिव हो जाएगा बच्चों, इस डी का वैल्यू जो है वो कितना है पहले वो भी बता दो, कि अगर ये फिश यहां से देखेगा तो कितने हाइट पे है? एच हाइट पे है। तो लिख दोगे एच डिवाइडेड बाय म्यू रिलेटिव 1 बाय म्यू। तो भाई ये हो जाएगा म्यू एच, ये हो जाएगा बच्चों डी डैश बाय सॉरी डी डैश बराबर डी बाय म्यू रिलेटिव। तो इतना हाइट पे इसको दिखाई दिया, इसका मतलब ये हुआ कि इसने इसको यहां देखा था, यहां देखा था, यहां पर देख लिया हो, और यही था म्यू एच। अब आप देखो पहला ऑब्जर्वेशन, और मुझसे पूछा कहां गया था भाई, इस बर्ड से सॉरी इस आई से इस फिश तक का डिस्टेंस क्या होगा। तो कहोगे अगर ये यहां से देखेगा तो म्यू एच डिस्टेंस पे होगा, लेकिन ये यहां से h/2 नीचे से देख रहा है, तो कितना सेपरेशन हो जाएगा बच्चों? सेपरेशन हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा म्यू एच प्लस h/2। तो उम्मीद करता हूं समझ में अच्छे से आया होगा। तो अगर ये डायरेक्टली देखेगा, आमने सामने डायरेक्टली देखेगा, तो इसको लगेगा कि इसकी इमेज यहां पर बना है, कहीं और नहीं, यहां पर बना है। अब जरा सोचो, ये जो इमेज होगा वो इस प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की तरह काम करेगा। सोच के देखो, ये जो इमेज होगा वो प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की तरह काम करेगा, और प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी होता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। अगर ये मिरर में देखेगा तो क्या होगा जरा समझना। मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा म्यू एच प्लस h/2 प्लस एच, म्यू एच प्लस एच ओनली एच, म्यू एच प्लस ओनली एच। देखो कैसे, ये जो इमेज है ये इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा, और ये एच है, और ये क्या है भाई, म्यू एच है। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो होगा म्यू एच प्लस एच। इसके लिए जो इमेज डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, म्यू एच प्लस एच। बिकॉज प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी होता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर इमेज डिस्टेंस। यहां पर इमेज बना देगा सेकंड, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है कि भाई इस फिश से कितना डिस्टेंस पर है, तो तुम क्या कहोगे, ये डिस्टेंस है म्यू एच प्लस एच,
और यहां से यहां तक का हाइट h/2 है, तो कितना सेपरेशन हो जाएगा भाई? μh प्लस h/2, और आपका आंसर हो जाएगा μh प्लस 3h/2। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब मैं आपको एक छोटा सा काम और देता हूं, आप इसको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। यहीं पर क्वेश्चन को चेंज कर दिया। मैंने कहा एट व्हाट डिस्टेंस या डिस्टेंसेस फ्रॉम इटसेल्फ विल द आई आंख विल द आई सी द इमेज ऑफ फिश। अब देखो उल्टा कर दिया। अभी जो मैंने करके दिखाया तो फिश से आई को दिखाया था, लेकिन मैं जो होमवर्क दे रहा हूं वो क्या दे रहा हूं कि आई ने फिश को कहां देखा है। ठीक ठीक है, बहुत अच्छी बात भाई, आगे बढ़ो। तो चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है कि कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 100 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ टैंक ऑफ वाटर। अच्छा जी, एक टैंक है, यहां पर एक इस प्रकार से एक कॉनकेव मिरर का फिटिंग किया गया है। बढ़िया समझना, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैंने यहां पर एक कॉनकेव मिरर का फिटिंग कर दिया था, अच्छी बात है। उसके बाद क्या बोला गया? द मिरर फॉर्म्स एन इमेज ऑफ द सन। अच्छा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझे गिवन था 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसका जो फोकल लेंथ है वो दे रखा है 50 सेंटीमीटर। बहुत अच्छी बात भाई। अब कह रहा है कि द मिरर फॉर्म्स एन इमेज ऑफ द सन। अच्छी बात है भाई, यहां अपना सूरज देवता है। लो भैया सूर्य, ये रहे सूर्य। द मिरर फॉर्म्स एन इमेज ऑफ द सन व्हेन इट इज डायरेक्टली ओवरहेड। कैलकुलेट द डिस्टेंस। अच्छा, बिल्कुल इसके ऊपर है। डायरेक्टली ओवरहेड का मतलब ही यही होता है बच्चों कि डायरेक्टली इसके ऊपर है, डायरेक्टली इसके ऊपर है। इसका मतलब जो भी रे आएगा वो बिल्कुल ऐसे फॉल करने वाला है। सोच के देखो, बिल्कुल ऐसा ही फॉल करेगा। सोचो, तो हमसे क्या क्वेश्चन में पूछा गया? कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर फॉर 80 सेंटीमीटर ऑफ वाटर इन द टैंक। अच्छा, पानी जो है मेरे बच्चे वो 80 सेंटीमीटर तक भर दिया गया। तो अगर पानी 80 सेंटीमीटर तक भर दिया गया तो आप जानते हो कि अगर लाइट इंफिनिटी से आ रहा है, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंफिनिटी है, तो इमेज जो बनेगा वो फोकस पे बनेगा। और इसका फोकस है, फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसका जो इमेज बनेगा वो 50 सेंटीमीटर पे बनेगा मेरे बच्चे, 50 पे बनेगा। और मैं कह सकता हूं कि यहां पर इसका इमेज बन चुका है। तो अब यहां पर बात क्या है कि 80 सेंटीमीटर तक तो पानी ही भरा हुआ है। इसका मतलब ये पानी लिए लाइट बाहर नहीं निकलेगा ऐसे। इसका ये मतलब है इसको दिक्कत नहीं है, जहां पर इमेज बना था एग्जैक्टली वहीं पर इमेज बन चुका था। मतलब मैं कहूंगा कि इस केस में इमेज कहां पर बनेगा? 50 सेंटीमीटर पे बनेगा। अब यहां दिक्कत नहीं था, दिक्कत तब होता जब मैं ये कहता कि पानी का लेयर जो है उतना तक नहीं है। अब जैसे अगला केस में देखो, इस केस में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा ध्यान समझना, तब इसके सारे फंडे समझ में आएगा। अब यहां पर देखो, इसको मैं थोड़ा सुंदर डायग्राम बनाता हूं ताकि तुम्हें और अच्छे से समझ में आए। ये कहानी है मेरे बच्चे, ये कहानी सिर्फ यहां तक पानी भरने का है। सिर्फ इतना ही पानी भरा था मैंने, समझने की कोशिश करिएगा। सिर्फ मैंने पानी मेरे बच्चे इतना ही भरा हुआ था। अब इसमें क्या है, इसका फोकल लेंथ तो 50 है, वी हैव गिवन इन द क्वेश्चन। और लाइट जो था वो ऐसे गिरा था, बिल्कुल नॉर्मली ऐसे गिरा था। तो भाई इसका जो इमेज बनेगा, इस मिरर ने जो इमेज बनाया होगा वो कहां पर बनाया होगा? 50 सेंटीमीटर पे। बिकॉज अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से आएगा तो इमेज तो फोकस पे बनेगा। इसका फोकस है 50 सेंटीमीटर। और हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया कि भाई पानी जो है सिर्फ और सिर्फ 40 सेंटीमीटर तक हाइट के ही पानी भरे हुए थे। अब यही तो दिक्कत है, इसकी इमेज बनेगा 50 पे, लेकिन पानी सिर्फ 40 तक ही गए। इसका मतलब यह है इमेज बनना चाहिए था यहां पर इमेज बनना चाहिए था, इसकी वजह से
लेकिन ऐसा होगा नहीं, इमेज वहां पर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि पानी ही 40 सेंटीमीटर पे है। इसका मतलब हम कहेंगे कि सर यहां पर आकर के रिफ्रैक्शन होगा, और यहां पर अगर रिफ्रैक्शन होगा तो मैं कहूंगा इसकी जो इमेज है वही ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो मैं एक बार फिर से बात करूंगा, डी डैश बराबर डी बाय म्यू रिलेटिव। पहले म्यू रिलेटिव बता दो क्या होगा। म्यू इंसिडेंस कहां पर है? कहां पर है? 4/3 मीडियम में है भाई, जब गिवन इन द क्वेश्चन। कहां पर है? 4/3 पानी में है, 4/3 मीडियम में है। और डिवाइडेड बाय म्यू रिफ्रैक्शन। म्यू रिफ्रैक्शन क्या है? हवा है, तो मैं लिख देता हूं 4/3। अब मुझे बताओ कि डी डैश बराबर डी बाय म्यू रिलेटिव, तो आपका जवाब क्या होगा कि डी का काम कौन करेगा ये बताओ, ये जरूरी है तुम्हें समझना। तुम कहते हो कि यहां से 50 सेंटीमीटर यहां तक है, यहां से यहां तक 50 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि अगर अगर मान लो पानी वगैरह कुछ भी नहीं होता, इमेज एग्जैक्टली यहां बनता, फोकस से बनता, जो कि 50 सेंटीमीटर होता है मेरे बच्चे। लेकिन वहां पर तो इमेज बन नहीं पा रहा है भाई, बीच में पानी आ गया। तो यही जो इमेज होगा इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो कितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा? सिर्फ 10। 40 सेंटीमीटर में पानी है और ये है 50 यहां से यहां तक, ये रहेगा डी का वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय म्यू रिलेटिव हो जाएगा 4/3। तो डी डैश इक्वल टू 30/4, मतलब 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों डी डैश का वैल्यू। मतलब इमेज कहां बनेगा तुम समझ सकते हो, 10 पे ना जाकर के 7.5 पे जाके इमेज बनेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में अच्छे से आ चुका होगा। तो यहां से 7.5, तो यहां से कितना हुआ 40 प्लस 7.5, जो भी है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये दोनों अच्छे केस थे। हाँ, इसमें क्या था कि सफिशियंट लेंथ तक पानी भरा हुआ था, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ था। इसमें क्या था कि इनसफिशियंट लेंथ तक पानी भरा हुआ है भाई, इसका फोकस 50 सेंटीमीटर पे जाके बनता है और पानी 80 तक है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं कि जो भी लाइट आएगा वो फोकस पे इमेज बनेगा, और कोई दिक्कत वाली बात था नहीं। इसलिए मैंने कहा कि इस केस में आंसर सीधा 50 सेंटीमीटर था। तो उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अगले क्वेश्चन को और ध्यान सुनोगे, क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि कंटेनर इज फिल्ड विद वाटर, ओके, अप टू ए हाइट ऑफ 33.25 सेंटीमीटर। अच्छा ध्यान देना, तो a concave mirror is placed 15 centimeter above the water level and the image of an object placed at the bottom, placed at the bottom। मतलब ऑब्जेक्ट जो है मेरे बच्चे वो कहां, वो देखो ऑब्जेक्ट यहां पर है और इसकी इमेज को देखना है इस मिरर में, इस मिरर में। तो इसका फोकल लेंथ गिवन है, यही पता करना है फोकल लेंथ। और इसकी इमेज जो बना है वो यहां से इस इंटरफेस से 25 सेंटीमीटर नीचे इसका इमेज बना था, यहां पर इसका इमेज बना था फाइनल इमेज। तो मैं सबसे पहले इसको स्टेप बाय स्टेप चलूंगा और थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करूंगा, आप भी एनालाइज करें। यहां से लाइट निकलेगा, तुम जानते हो लाइट यहां से निकलने के बाद, लाइट को यहां से निकलने के बाद पहले इस तरीके से जाना होगा। लेकिन क्या है कि लाइट सीधा यहां ऐसे नहीं जाएगा, सीधा ऐसे नहीं जाएगा मेरे बच्चे, यहां पर रिफ्रैक्शन होगा, पहले ऐसे रिफ्रैक्शन होगा। तो पहले मैं इस बाउंड्री पे रिफ्रैक्शन करवाता हूं। तो डी डैश बराबर डी बाय म्यू रिलेटिव, डी बाय म्यू रिलेटिव। तो डी कितना है बच्चों, देखो ध्यान से, ये देखो ये 33.25 है। और म्यू रिलेटिव क्या लिखोगे, म्यू इंसिडेंस, म्यू इंसिडेंस कितना हुआ, ऑफ कोर्स पानी है, पानी है 4/3 मतलब, और बाय म्यू ऑब्जर्वर, म्यू ऑब्जर्वर 1। आप कह सकते हो ये लगभग 100 हो जाएगा बच्चों, 33.25 गुना 3 लगभग 100, अप्रॉक्सीमेट 100 डिवाइडेड बाय 4। ये 25 सेंटीमीटर पे इसका इमेज बनेगा। मतलब इसका इमेज यहां पर बनेगा, यहां से 25 सेंटीमीटर, सारा ऑब्जर्वेशन यहां से करते हैं इंटरफेस से। तो यहां से 25 सेंटीमीटर पे इमेज बना था, यहां पर पहला इमेज इसने बनाया था। तो अब ये जो इमेज बना था वो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। यहां से यहां तक डिस्टेंस दे रखा है 15, और ये डिस्टेंस जो तुम देख रहे हो, ये जो डिस्टेंस तुम देख रहे हो मेरे बच्चे, ये है 25, ये है 25, क्योंकि इसकी इमेज यहां बना
और ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो कितना डिस्टेंस पर होगा? तो कहोगे ये 15 और ये 25। मतलब इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हो गया वो हो गया 40 सेंटीमीटर माइनस में। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया 40, और इसने क्या बोला कि इस मिरर की वजह से जो इमेज बना था वो इस इंटरफेस से 25 सेंटीमीटर नीचे है। इस इंटरफेस से 25 सेंटीमीटर नीचे है, मतलब एग्जैक्टली वहीं पर बन रहा है। मतलब इमेज जो होगा वो भी यहां से 40 पे ही बना था। इसका क्या मतलब है जरा समझा दो। ऑब्जेक्ट 40 पे है और इमेज भी 40 पर है, इसका मतलब 100% ऑब्जेक्ट उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर था, तभी ये घटना होता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का वैल्यू कितना था? 40। इसका मतलब तो यही हुआ। इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर था 40, तो बोलो फोकल लेंथ कितना था मेरे बच्चे? 20 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूं ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? मैं दोबारा समझाता हूं, इसको समझना ध्यान से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो तुम पता कर लियो ना 40। कैसे? इसकी जो इमेज बना था वो यहां बना था, और यही इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो ये इमेज जो बना था, यहां से 25 था, यहां से 25 था। तो इस मिरर से कितना डिस्टेंस पर होगा? 40, क्योंकि ये 15 है। 15 प्लस 25 40। तो अगर इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 40 है और इस मिरर ने इमेज, फाइनल इमेज जो बनाया रिफ्लेक्शन करवाने के बाद वो भी यही बनवा दिया, इसका मतलब तुम क्या कहोगे कि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बैठा था, तभी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा। इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू था 40, तो फोकल लेंथ कितना होगा इस मिरर का मेरे बच्चे? 20 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, एक दो क्वेश्चन देता हूं आपको सॉल्व करने के लिए। खुद घर से ट्राई कर लेना और मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। एक ये क्वेश्चन, और आपके सामने एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये भी आपको मुझे करके बताने होंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा। और मेरे बच्चे, एक क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि और तुम करो, या मैं ही कर देता हूं। एक क्वेश्चन मैं कर देता हूं, दो क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिया। इसमें क्या कहना चाह रहा है कि कंसीडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर, वाटर इज फिल्ड इन अ बीकर अप टू अ हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर तक पानी भर दिया गया। अ प्लेन मिरर इज फिक्स्ड एट ए हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। बहुत बढ़िया भाई। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम इट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द बॉटम ऑफ द बीकर, तो कहां से पूछा गया? फ्रॉम द मिरर। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, यहां से। तो पहले मैं बताया था पहले भी कि यहां जाने से पहले भाई साहब इसको यहां पर रिफ्रैक्शन करना पड़ेगा। तो भाई रिफ्रैक्शन करना पड़ेगा, तो देखता हूं कहां पर इमेज बनाया होगा इसने, कहां पर इमेज बनाया होगा वो जानना जरूरी है, क्योंकि यही इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा। तो पहला इमेज मैं बताता हूं, डी डैश बराबर डी बाय म्यू रिलेटिव, डी डैश बराबर डी बाय म्यू रिलेटिव, डी डैश इक्वल टू डी बाय म्यू रिलेटिव। और म्यू रिलेटिव क्या लिखोगे? तो डी कितना है? तो यहां इस इंटरफेस से अगर बात करो तो 10 है। और म्यू रिलेटिव कितना है बच्चों? तो म्यू इंसिडेंस बाय म्यू रिफ्रैक्शन, 4/3/1। तो डी डैश हो जाएगा 30/4, मतलब 7.5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। अब ये 7.5 सेंटीमीटर जो हुआ वो यहां से हुआ ना बच्चों, यहां से 7.5 सेंटीमीटर हुआ। तो मैं कह सकता हूं कि अगर यहां से 7.5 है, यहां से 7.5 है, तो ये डिस्टेंस है 5, ये डिस्टेंस है 5। सुनने की कोशिश करिएगा, ये डिस्टेंस है 5 और ये डिस्टेंस है 7.5। तो प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा बच्चों? तो कहोगे ये 7.5 और ये 5, मतलब 7.5 प्लस 5, मतलब 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर। और प्लेन मिरर का क्या प्रॉपर्टी होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। इसका मतलब प्लेन मिरर से कितना डिस्टेंस पर इमेज बनेगा? तो आपका जवाब होगा 12.5 सेंटीमीटर पे इमेज बन जाएगा। उम्मीद करता हूं ये सारी बातें समझ में आ रहा होगा बच्चों। और आपने, अच्छा यहां तक तो हमने कर लिया था। क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा लेक्चर होते जा रहा है, तो मैं चाहता हूं इससे ज्यादा लेक्चर नहीं आज रखें। और अगले लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उस दिन नॉर्मल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट और
मिरर और स्लैब सिस्टम को देखेंगे, प्लस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड प्रिज्म। तो अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार होगा, बहुत जानदार होगा। तो चलो कोई नहीं, आज इस टॉपिक को एंजॉय करो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले लेक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ। तो आज के लिए इतना ही, बाय बच्चों।